बिहार मैटर्स में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम बिहार के इतिहास के उस दौर में जा रहे हैं जिसे स्वर्ण युग या द गोल्डन एज कहते हैं। हाँ बिल्कुल, गुप्त काल। ये वो समय था जब हमारी भूमि ने दुनिया को शून्य दिया और इतिहास का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा। सही बात है। आज की चर्चा में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी खास बात थी बिहार की मिट्टी में जिसने नालंदा और आर्यभट्ट जैसी प्रतिभाओं को जन्म दिया। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। देखिए, ये युग सिर्फ सोने के सिक्कों की वजह से स्वर्ण युग नहीं था। हाँ, असली सोना तो यहाँ के विचारों में था, विज्ञान में था, कला में था। लेकिन इस शिखर पर पहुंचने से पहले मगध में एक बहुत ही अनिश्चित दौर देखा था। हाँ, मौर्यों के बाद का दौर थोड़ा धुंधला सा लगता है। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अचानक इतिहास में एक खालीपन सा महसूस होता है। तो गुप्तों के आने से ठीक पहले मगध में आखिर चल क्या रहा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था कि उसके ढहने के बाद कोई एक शक्ति उसे संभाल नहीं पाई। पूरे भारत में एक राजनीतिक बिखराव सा आ गया था। तो पाटलिपुत्र अब देश का पावर सेंटर नहीं रह गया था? उस तरह से नहीं, जिस तरह मौर्य के समय था। मगध के केंद्र पर कब्जा करने के लिए कुछ राजवंश आए, जैसे शुंग वंश। अच्छा, शुंग। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने तो आखिरी मौर्य राजा भद्रथ की हत्या करके गद्दी हासिल की थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और मौर्य जहां बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे, वहीं शुंगों ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। एक बड़ी वैचारिक शिफ्ट थी। एक तरह की प्रतिक्रिया कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह का रिएक्शन ही था। शुंगों ने वैदिक यज्ञों और ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से जीवित किया। लेकिन वो मौर्यों जैसा अखिल भारतीय साम्राज्य दोबारा नहीं बना सके। तो वो एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर रह गए। हाँ, शुंग और उनके बाद आए कण्व वंश, ये सब क्षेत्रीय शक्तियों की तरह थे। और इसी राजनीतिक बिखराव ने कुषाणों जैसे बाहरी आक्रमणकारियों को भारत में आने का मौका दिया। कुषाण, वो तो मध्य एशिया से आए थे। उनका केंद्र तो गांधार और मथुरा के आसपास था। उनका बिहार से क्या लेना देना? लेना देना था, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुषाण शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर हमला किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन यहां से वो सिर्फ सोना चांदी लूटकर नहीं गए। जो चीज वो अपने साथ ले गए वो पाटलिपुत्र के असली खजाने को दिखाती है। वो क्या था? वो अपने साथ प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और कवि अश्वघोष और भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र पुरुषपुर यानी आज के पेशावर ले गए। ये तो कमाल की बात है। मतलब राजनीतिक सत्ता भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन पाटलिपुत्र की इंटेलेक्चुअल कैपिटल इतनी ज्यादा थी। बिल्कुल, कि एक बाहरी शक्तिशाली राजा भी यहां से विद्वानों को ले जाना अपनी शान समझता था। वाह! तो पाटलिपुत्र अब भी एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र बना हुआ था। आपने सही नस पकड़ी है। और यही वो जमीन थी जिस पर गुप्त साम्राज्य का भव्य महल खड़ा होने वाला था। और फिर आते हैं गुप्त, जो पाटलिपुत्र की खोई हुई राजनीतिक महिमा वापस लाते हैं। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू करते हैं। हाँ, श्रीगुप्त और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मतलब उन्होंने ही असल में साम्राज्य की नींव रखी। एक तरह से हाँ। उन्होंने 319-320 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की। लेकिन उनकी सबसे स्मार्ट चाल थी उनकी शादी। उनकी शादी? उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी तुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी यानी वैशाली का वही प्रसिद्ध गणराज्य। तो ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक अलायंस था। ये सिर्फ एक गठबंधन से कहीं ज्यादा था। समझिए, गुप्त एक नया राजवंश थे। उन्हें लेजिटिमेसी यानी वैधता की जरूरत थी। हाँ। और लिच्छवी एक बहुत पुराना और सम्मानित वंश था। इस शादी ने गुप्तों को रातों रात राजनीतिक और सामाजिक स्वीकृति दिला दी। वाह! मतलब तलवार के साथ साथ कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। इस रिश्ते का महत्व इतना था कि उनके बेटे समुद्रगुप्त ने खुद को गर्व से लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहा। और समुद्रगुप्त, उन्हें तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मैंने पढ़ा है कि वो अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। ये सच है? एक भी नहीं। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या वाकई ऐसा था? हाँ, देखिए, उनकी जीतों का ब्यौरा हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जो इलाहाबाद के स्तंभ पर खुदा है। ये उनके दरबारी कवि हरि सेन ने लिखा है। अच्छा। अब थोड़ी बहुत तारीफ तो रही होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक असाधारण सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजाओं को हराया या अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके सिक्के। हाँ। उन सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक अजय और योद्धा और एक संगीतकार, ये कैसा कॉम्बिनेशन है?
और यही कुगुक्यू का सार है। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये गुप्त साम्राज्य के आदर्श राजा की परिभाषा थी। आदर्श राजा? हाँ, एक ऐसा शासक जो युद्ध में शक्तिशाली हो, लेकिन साथ ही कला और संस्कृति में भी उतना ही निपुण हो। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जमीन जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे। बिल्कुल। शक्ति और संस्कृति का यही संगम गुप्त युग की पहचान बना। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। और इस महान परंपरा को उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने आगे बढ़ाया। हम सब ने उनके नवरत्नों की कहानियां सुनी हैं। हाँ, और ये नवरत्न सिर्फ दरबारी नहीं थे, ये अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज थे। जैसे महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराहमिहिर, कोशकार अमर सिंह। ये एक तरह का थिंक टैंक था जो राजा को सलाह देता था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की एक और बड़ी घटना हुई। क्या? पहले चीनी यात्री फाहियान का भारत आना। फाहियान, उनके यात्रा वृत्तारुक से तो हमें उस समय के समाज के बारे में काफी कुछ पता चलता है। उन्होंने क्या लिखा था पाटलिपुत्र के बारे में? फाहियान ने पाटलिपुत्र के भव्य महलों और मठों का वर्णन किया है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि फाहियान पाटलिपुत्र में 3 साल तक रुके थे। 3 साल? वो यहाँ क्या कर रहे थे? वो यहाँ संस्कृत भाषा और बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए रुके थे। क्या बात है, एक चीनी विद्वान पाटलिपुत्र में संस्कृत सीख रहा था। ये दिखाता है कि ज्ञान की प्यास लोगों को हजारों मील दूर खींच लाती थी। बिल्कुल। और शायद इसी प्यास को बुझाने के लिए गुप्तों ने एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बना, नालंदा। बिल्कुल सही कनेक्शन है। अगर पाटलिपुत्र उस समय का लर्निंग सेंटर था, तो नालंदा उस युग की सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉलेज थी। वाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉलेज। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने राजगीर के पास की थी। और ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये दुनिया का पहला बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय मतलब हॉस्टल और मेस की सुविधा के साथ? हाँ, और वो भी आज से 1500 साल पहले। आप कल्पना कीजिए, एक विशाल कैंपस जिसमें कई मंजिला इमारतें, लाइब्रेरी, ध्यान केंद्र और झीलें थीं। अद्भुत। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया जैसे देशों से आए 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते और पढ़ते थे। तो यहाँ एडमिशन कैसे होता था? आसान नहीं था। कहते हैं कि गेट पर ही एक विद्वान छात्रों से मुश्किल सवाल पूछते थे और 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही अंदर जा पाते थे। तो यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था? ये एक आम धारणा है। हाँ, ये महायान बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था, लेकिन नालंदा की असली खूबी इसकी बौद्धिक उदारता में थी। अच्छा, सब कुछ पढ़ाया जाता था। ये ज्ञान पैदा करने की एक फैक्ट्री थी। ज्ञान पैदा करने की फैक्ट्री। ये बात हमें उस दौर की एक और बड़ी हस्ती की याद दिलाती है, आर्यभट्ट। और सबसे गर्व की बात यह है कि वो एक बिहारी वैज्ञानिक थे। हाँ, उनका जन्म कुसुमपुर यानी हमारे आज के पटना में हुआ था। उनके काम का इस्तेमाल तो हम आज भी करते हैं। निश्चित रूप से। जब हम उस दौर की वैज्ञानिक क्रांति की बात करते हैं तो आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। सोचिए, उस जमाने में जब यूरोप यह मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, तब पटना में बैठा एक आदमी कह रहा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। हाँ, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं। ये उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टिया में लिखा। और उन्होंने ही सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया है ना? बिल्कुल, जिसे उस समय राहु केतु का खेल माना जाता था। ये उस समय के हिसाब से बहुत बहुत क्रांतिकारी विचार थे। उनको न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उन्हें पनपने भी दिया। उन्होंने ही तो पाई यानी पाई का लगभग सटीक मान निकाला और दुनिया को शून्य की शक्ति से परिचित कराया। यह सोचना ही अद्भुत है। और वो अकेले नहीं थे। जैसा आपने बताया, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और कालिदास जैसे साहित्यकार। हाँ, सब उसी दौर में थे। ऐसा लगता है जैसे एक बौद्धिक विस्फोट का दौर था और इसका केंद्र बिहार ही था। हाँ, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोजन ही था। और ये कोई संयोग नहीं था। इसके पीछे एक स्थिर और समृद्ध साम्राज्य था जो कला और विज्ञान को संरक्षण देता था। और नालंदा जैसा एक संस्थान था जो दुनिया भर की प्रतिभाओं को अपनी ओर खींचता था। बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जिसमें आर्यभट्ट और कालिदास जैसे लोग पैदा हो सकते थे। तो जब हम गुप्तों के सोने के सिक्के देखते हैं तो वो सिर्फ उनकी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है। नहीं, वे हमारे पूर्वजों के उस बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाते हैं। ये वाकई एक ऐसा युग था जब बिहार ज्ञान और नवाचार का एक वैश्विक केंद्र था। बिल्कुल।
और ये हमें आज सोचने पे मजबूर करता है कि उस समय की सामाजिक और शैक्षिक संरचना में ऐसा क्या था, उस माहौल में ऐसी कौन सी बात थी जिसने इस तरह की असाधारण प्रतिभाओं को जन्म दिया। और उन्हें फलने फूलने का अवसर भी दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। निश्चित रूप से। अगले लेक्चर में हम मध्यकालीन बिहार और उस महान शासक शेरशाह सूरी के उदय के बारे में जानेंगे, जिसने दिल्ली की सल्तनत को चुनौती दी। बिहार मैटर्स के साथ बने रहें।